सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। नून लीग की सियासत इस वक्त बंद गली में नजर आ रही है। बिल्कुल एक फिल्मी गाने के मशहूर बोल की सी सूरत बन गई। बोल कुछ यूं थे, इजहार भी मुश्किल है, चुप रह भी नहीं सकते, मजबूर हैं उफ अल्लाह, कुछ कह भी नहीं सकते। नून लीगी कारकुनों को, रहनुमाओं को समझ नहीं आ रही कि कहें तो क्या कहें। मुज़ाहमत और मुफाहमत की जंग जो खामोशी से जारी थी, अब उसे भी जुबान मिल चुकी है। एक तरफ शहबाज शरीफ हैं जो समझते हैं कि डील करने में आखिर हर्ज ही क्या है, गलतियों से सीख के आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी तरफ नवाज शरीफ हैं जो अपनी गलतियों पर ना सिर्फ नाज़ा हैं बल्कि इन्हें दोहराने पर भी यकीन रखते हैं। दलील इसकी यह है कि शहबाज शरीफ के इंटरव्यू के जवाब में बड़े मियां साहब ने नाम लिए बगैर जो ट्विटर पर पैगाम दिया वो सिर्फ शहबाज शरीफ के नाम था, जिसका सीधा साधा मतलब ये था कि चुप करके बैठ जाओ। ये बिल्कुल पंजाबी के उस मुहावरे की तरह है कि कहना तीनू ते सुनाना नून, यानी बेटी को कहना और असल में बहू को सुनाना। नवाज शरीफ भी शहबाज शरीफ को सुना चुके हैं। दूसरी तरफ शेख रशीद कहते हैं कि हुकूमत ने शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर ली है। इसका आगाज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि कौन से मुज़ाकरात, कैसे मुज़ाकरात। शहबाज शरीफ को खुद समझ नहीं आ रही कि उन्होंने बयानिया बदलना है या पार्टी तब्दील करनी है। खबर थी कि शहबाज शरीफ बड़े भाई को मनाने के लिए लंदन जाना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने लंदन क्या जाना था, बड़े भाई को क्या मनाना था। नवाज शरीफ ने पहले ही इन्हें पैगाम दे दिया कि वो इस काम के लिए लंदन आने की जहमत ना करें। अब सवाल पार्टी का, शहबाज शरीफ का है और हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश का है कि इसका क्या बनेगा। क्या नून लीग शहबाज शरीफ से हटकर इस हुकूमती पेशकश पर गौर करेगी? क्या शहबाज शरीफ पार्टी को इसके लिए राजी कर पाएंगे या फिर नून से शीन निकलना हकीकत बनेगा? इसी पर बात करेंगे। बाबर डोगर साहब, गुलाम मुर्तज़ा साहब मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, ये वो बात जो आप कहते रहे, जो नजर भी आती रही कि मरियम लाना चाहती हैं शाहिद खाकान अब्बासी को, और वही हुआ कि शहबाज शरीफ के इंटरव्यू के बाद शाहिद खाकान अब्बासी को मैदान में लाया गया और उन्होंने कहा कि जी ये बिल्कुल गलत है। शहबाज शरीफ कह रहे 2018 में हमारी हुकूमत मिली ठीक नहीं थी, हुकूमत मिली ठीक होती तो नवाज शरीफ चौथी दफा वज़ीर-ए-आज़म होते। तो वो तो नजर आ गया कि शाहिद खाकान अब्बासी जिस तरह उन्होंने ऐसी तैसी कर दी शहबाज शरीफ के इंटरव्यू की, तो वो ऑल्टरनेट तो फिर मरियम उनको ला रही हैं। और नवाज शरीफ ने ऐलान कर दिया कि मेरा कुछ सीटों का नहीं, ये इलेक्शन का मामला ही नहीं है, हम तो ये गुलामी से निजात चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट की और हम छोड़ेंगे ही नहीं। वो तो अपनी जगह कायम है नवाज शरीफ। उसामा साहब, मुस्लिम लीग नून में शीन और नून बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आके खड़े हो गए हैं। एक तरफ आप देखें कि शहबाज शरीफ जो है उन्होंने बड़ा क्लियरली नवाज शरीफ को ये मैसेज दे दिया कि जनाब गलतियां आपकी थी, भुगता मैं भी हूँ, मैं आपके साथ अटक भी गया हूँ, मैं आपके साथ जहाँ जहाँ भी जेलों में गए मैं आपके साथ गया हूँ, मैं आपके साथ जिला वतन भी हुआ हूँ, मुझे वज़ीर आज़म की ऑफरें आती रही हैं, गुलाम इसाक़ खान ने की, मुशर्रफ ने की और उसके बाद अभी भी हुई, लेकिन मैंने उसको ठुकराया आपके लिए। अब वक्त आ गया है कि अब हमने आगे बढ़ना है और पीछे वाली सारी चीज़ों को भूल जाना है। और जाहिर बात है कि वो ये कह रहे थे कि ये जो बयानिया ये गलत है। उसने तो बड़ा खुल के कहा है कि 2018 का बयानिया ठीक होता तो शायद नवाज शरीफ दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन जाते। अब मसला ये है कि नवाज शरीफ ने ओपनली खुल के शहबाज शरीफ को सुना दिया है कि ये बयानिया जो चलेगा वो मेरा ही चलेगा। मैं उसने कह दिया कि जनाब ये चंद सीटों की हार जीत के लिए नहीं बल्कि आइनी हुकूक जो है उससे आइन शिकनों के खिलाफ हमारी लड़ाई है और ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक कि कानून की बालादस्ती नहीं होती। इसका मतलब ये है कि मियाँ साहब तो पीछे हटने वाले नहीं हैं। वोट को इज्जत होगा, जो बयानिया वो उसको समझते कि ये कामयाब बयानिया और इसी के साथ चलना है। ये वक्ती तौर पे जो हार जीत है ये उनके लिए मैटर ही नहीं करती। तो शहबाज शरीफ का जो मुफाहमत का बयानिया वो तो उन्होंने बैरुल काहिल में फेंक दिया कि ना ये बयानिया हमें नहीं चाहिए, ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ऊपर से शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं, जो कि पूरे PMLN की वर्दी उन्होंने सुलवा के रखी हुई है कि जनाब शहबाज शरीफ साइड पे हो और मैं नून लीग का सदर बन जाऊँ, वो बड़े ओपनली ये कह रहे हैं कि जनाब मुझे बताएं शहबाज शरीफ के उस वक़्त क्या किस चीज़ की कमी थी। बिल्कुल ठीक बयानिया था और वो जो है, और अगर उनको नहीं है तो वो बताते कि फिर हमारा क्या बयानिया होना चाहिए था, ये भी हमें बता देते। तो सफबंदी हो चुकी है। उसामा साहब, मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ। जी जी, मेरी इतला के मुताबिक चौधरी निसार जो हैं वो खासे एक्टिव हैं इस वक्त। अच्छा,
नून लीग के खासे बड़ों से उनकी खासी पिछले दिनों में मुलाकातें हुई हैं। अयाज सादिक से भी हुई हैं, शेख रोहिल असगर से भी हुई हैं, राना तनवीर से भी हुई हैं, और वो नून लीग में एक्टिव हुए हुए हैं। शहबाज शरीफ के वो बहुत क्लोज हैं, और शहबाज शरीफ ये जो पूरा नून लीग में एक पूरा ग्रुप है, वो ये चाहता है कि इस बयानिए के साथ हमने इलेक्शन में नहीं जाना। अगर इलेक्शन में जो बयानिया सूट करता है नून लीग को, वो है शहबाज शरीफ का। अब एक फाइनल राउंड होना है, मे बी वो 14 अगस्त को हो या शायद डेट आगे पीछे चली जाए, जिसमें इन लोगों ने नवाज शरीफ के सामने ओपनली कह देना है कि सर हम इस बयानिए के साथ, आपके इस बयानिए के साथ हम नहीं चल सकते, क्योंकि ये जो बयानिया है, इस बयानिए से हमें कुछ नहीं मिला। इस बयानिए से नून लीग की 2013 से 18 में गवर्नमेंट थी, वो गवर्नमेंट भी गई, मिनिस्ट्रियाँ भी गई, वजारत उज़्मा भी गई, वजारत आला भी गई, और सारे नैब की चक्की में फंस गए और जेलों में चले गए। इस बयानी ने हमें ये दिया है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया। और जब ये बयानी आया, चाहे वो 99 में था, उस वक़्त जलावतनी और सारा कुछ इक़्तिदार गया। अब 2013 से 18 फिर ये सारी चीज़ें कि मियाँ साहब खुद तो जाके बाहर बैठ गए हैं और बाकी जो लोग हैं वो सारे नैब की चक्की में फिर रहे हैं। तो इस बयानी के साथ तो कोई चलने को तैयार नहीं है। ठीक है। अब इशू ये है, जो सबसे बड़ा इशू ये है कि फिर चीन कब निकलेगी, किस वक्त निकलेगी। असल सवाल तो ये है, अभी असेसमेंट हो रही है, एवेल्यूएशन हो रही है। अनकरीब वो ये चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ के साथ एक फाइनल वर्ड जो है, उसको फाइनल एक बात की चीज़ की जाए। उसमें नून लीग जो है, वो जो मेजोरिटी है, वो अपना मुद्दा नवाज शरीफ के सामने रख देगी कि जनाब आपका ये जो बयानी है, इसके साथ हम नहीं चल सकते। ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद फिर जो है वो चीज़ें अलग-अलग होंगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो मैं बॉडी लैंग्वेज देख रहा हूँ शहबाज शरीफ की और नून लीग की टॉप लीडरशिप की, जो शहबाज शरीफ की हम ख्याल है, तो एक एक्टिविटी मुझे नज़र आ रही है और मुझे लग रहा है कि वो ज़हनी तौर पर तैयार है। वो ये नहीं चाहते कि अभी नून और चीन अलग-अलग हो जाएं। वो एक फाइनल मीटिंग करना चाह रहे हैं नवाज शरीफ के साथ, और उसको बताना चाह रहे हैं कि मियाँ साहब आपका बयानिया नहीं चलने वाला। ये बयानिया जो है, इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा, इसमें सिर्फ तबाही है, इसमें नून लीग का पार्टी का बेड़ा गर्क होगा। फाइनली इन्होंने बताना है। अब गुलाम मुर्तज़ा साहब, चौधरी निसार की बात की गई, जो एक्टिव हो गए हैं बाबर डोगर साहब ने। चौधरी निसार का तो नाम सुनना पसंद नहीं करते, ना मरियम ना नवाज शरीफ। और अगर ये सब लोग, जिस तरह बाबर डोगर साहब ने कहा कि ये नवाज शरीफ के सामने खड़े हो जाते हैं, तो किस किस को फिर पार्टी से निकालेंगे? क्योंकि मरीम तो ये कह चुकी हैं कि जी जो भी नवाज शरीफ से टकराएगा पाश हो जाएगा। चौधरी निसार का और बाकियों का हाल देख लें आप। तो क्या इन लोगों को पार्टी से निकाल दिया जाएगा, शहबाज शरीफ समेत जितने भी लोग खड़े होंगे नवाज शरीफ के सामने? देखिए उसामा गाजी साहब, बहुत दिल गुर्दा चाहिए है किसी भी पार्टी में। ख़ानदानी जो पार्टियां हैं, आप समझ लें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी एक ख़ानदानी पार्टी है, उसमें किसी ऐसे शख्स को, जिस तरह चौधरी निसार साहब की अभी बाबर डोगर साहब ने बात की कि वो उनको कोई हिस्सा मिल जाएगा या वो अपने हम ख्याल लोगों को इकट्ठा कर लेंगे, मियाँ नवाज शरीफ कभी ये सोच भी नहीं सकते। बर्दाश्त करना तो बहुत दूर की बात है, ये मुमकिनात में नहीं है। अगर नहीं, एक मिनट, मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं। मैं ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ, बात ये हो रही है, कोशिश ये हो रही है कि हम ख्याल लोग सारे एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाएं, और उसमें चौधरी निसार खासे एक्टिव हैं, वो हम ख्याल ग्रुप का हिस्सा हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ के अंडर चौधरी निसार आ जाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि हम ख्याल लोग जो है ना डोगर साहब, नवाज शरीफ जो है वो जो कुछ भी करेंगे, वो अपने भाई जहाँ भी जाएंगे वो अपने भाई को अकोमोडेट करेंगे। अगर कोई ऐसी चांस बना और ऐसी सूरत हाल बनी तो वो कोशिश करेंगे कि उनके भाई अकोमोडेट हों, उनका भतीजा अकोमोडेट हो। वो आगे उन किस को साथ में लाते हैं, ये उनका अपना जो है वो हेडेक है। सर अकोमोडेट शहबाज शरीफ नहीं होना है, चौधरी निसार शहबाज शरीफ के अंडर ही आएगा। ये नहीं है कि चौधरी निसार कोई अपनी पार्टी बनाने जा रहा है। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि इसके लिए इनके शरीफ बरादरान में इतना बड़ा दिल गुर्दा नहीं है, जिस तरह के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कभी राजा परवेज अशरफ आ गए, कभी यूसुफ रज़ा गिलानी आ गए, कभी कोई आ गया। इस तरह से यहाँ इस तरह की सूरत हाल, यह शाहिद खान अब्बासी साहब को जब बनाया गया था उस वक्त भी आपको पता है कि सूरत हाल क्या थी। तो अभी जो आपने शाहिद खान अब्बासी साहब की बात की है, अमलन तो वो सदर बन के परसों कल सारे मीडिया के ऊपर वो बाकायदा
हैं वो सीनियर नायब सदर, लेकिन अमलन वो सदर बन के उन्होंने अपने मुख्तलिफ लोगों से बातचीत की है, मुख्तलिफ टॉक शोज़ में गए हैं और वहाँ पे उन्होंने नेगेट किया है शहबाज शरीफ साहब की बातचीत को जो उन्होंने प्रोग्राम में की, जो उनकी कल तमाम मीडिया पे चलती रही सारा दिन। ये किसके यहाँ पे किया उन्होंने? नवाज शरीफ साहब के। उनका उनसे रब्ता हुआ और भाई के हवाले से उन्होंने कहा कि आप जाएं, अपना ये मौक़िफ़ मेरे ट्वीट्स के बाद आप ये मेरा मौक़िफ़ जो है वो आप दें, उन्होंने दे दिया। तो क्या शाहिद खाकान अब्बासी को कोई सदर बना देगा? ये भी इनके में हौसला नहीं है। ये आप लिख लें मेरी बात, ये जावेद हाशमी बार रहे हैं 2। जावेद हाशमी आप जानते हैं कि उस वक्त जब तमाम लोग बाहर चले गए थे तो पीछे जावेद हाशमी जो थे वो लड़ते रहे हैं और वो बागी बन गए। फिर उसके बाद किसी के हाथ कुछ नहीं आया। जब इक़्तिदार आया तो जावेद हाशमी साहब के पास इक़्तिदार नहीं था, इक़्तिदार उन्हीं के पास था, शरीफ खानदान के पास था। लेकिन सर ये तो बेनिफिशियरी है, शाहिद खान अब्बासी तो बेनिफिशियरी है। आप ये नहीं कह सकते वो प्राइम मिनिस्टर बना, उसको नवाज जी ने बनाया, अपने भाई को इग्नोर करके बनाया। प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उनका डोगर साहब वो जब प्राइम मिनिस्टर बने थे वो पता क्या कहते थे? हमारा भी रोज का राब्ता, कहते जी प्राइम मिनिस्टर तो नवाज शरीफ साहब ही हैं। मैं तो प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ, नवाज शरीफ ही हैं। हलफ आपने उठाया हुआ है, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप नवाज शरीफ तो नहीं है। नवाज शरीफ तो नाहल होकर चले गए थे। अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प वाकया, छोटा सा 2-3 जुमलों में मैं आपको बताता हूँ। ये दोनों शाहिद खाकान अब्बासी साहब और गौस अली शाह जो हैं, ये कैद थे त्यारा साजिश केस में सिंध की एक मरूफ जेल में और इसी तरह से सूरत हाल चल रही थी, केसेस चल रहे थे मुख्तलिफ जगहों पे। तो एक सुबह गौस अली शाह साहब को भी और इनको बैरक से निकाला गया बाहर सुबह चहलकदमी के लिए। तो गौस अली शाह जो हैं वो अपनी बैरक्स में थे और ये शाहिद साहब जो थे ये वॉक कर रहे थे वहाँ। तो अंदर से आवाज़ दी गौस अली शाह साहब ने, वो कहते हैं शाहिद वो थोड़े यार चले गए ने। वो रुक गए, साथ उनके कांस्टेबल भी थे। तो उन्हें पूछा शाह साहब कौन? कहते मियाँ साहब और सुबह तैयार में बैठ के चले गए हैं। तो भाईजान ये जो हलवा खाने वाले मजनू हैं वो और हैं, जो सजाएं काटने वाले मजनू हैं वो और हैं। अच्छा। और यहाँ पार्टी की जो सूरत हाल है ये दोनों में से एक ही बंदा। और एक और ख़बर आप ले लें, बड़ी अहम खबर है जी। अगर ये बयानिया जो इस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी साहब के ज़रिए से चलाया जा रहा है, अगर ये चलना हुआ तो नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे और आने वाले 2-3 महीने के अंदर आएंगे। अगर ये बयानिया नहीं चलेगा तो फिर शहबाज शरीफ हैं और वो अपनी पार्टी चलाएंगे। अच्छा, तो फिर यानी एक अब इसी तरह ही ओपन अब सारी डिबेट होगी, क्योंकि अब पहली दफ़ा यह है कि मीडिया में सारा खेल सामने आ गया है। अच्छा, अब एक और फैसला, इमरान खान साहब को भी हम देख रहे थे, तकरीब से वो खिताब भी कर रहे थे इस्लामाबाद में। आजकल देख रहे हैं कि मुसलसल कोई ना कोई तकरीब होती है और इसमें भी वो बात कर रहे थे कि जी ये मैं तो सियासत में आया था कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी करप्शन इतनी करते हैं कि इसकी वजह से मुझे आना पड़ा। अब उन्होंने कुछ फैसले किए हैं जिसमें एक बड़ा दिलचस्प फैसला वज़ीर आज़म हाउस को कमर्शियल इस्तेमाल के लिए देना है। तो बाबर डोगर साहब, ये फैसला लग रहा है कि जो उन्होंने कहा था यूनिवर्सिटी बनाएंगे वो कोई बात बन नहीं पाई। ज़ाहिर है स्टेक होल्डर्स या जो लोग बीच में होते हैं उनसे मशवरा किया गया होगा, उन्होंने कहा कि जी ये तो नहीं हो सकता। तो अब उन्होंने कहा जी कमर्शियल एक्टिविटी को कर दें। अभी मैं देख रहा था जो तकरीब से वो खिताब कर रहे थे उसमें उन्होंने यही कहा कि जी एक तो फ़र्क बड़ा था। अभी भी जो स्टडीज़ आती हैं जी, गरीब मुल्कों का पैसा लूटते हैं ये जो हुक्मरान होते हैं और अरबों डॉलर बाहर ले जाते हैं, शॉपिंग बाहर होती है, सारा कुछ बाहर होता है, इलाज बाहर, घर बाहर, छुट्टियां बाहर। तो वो इसलिए फिर अपने मुल्क का तो सोच नहीं सकते। वो कभी कहते हैं जी यहाँ सियाहत की ज़रूरत है, पाकिस्तान में ज़राअत का नहीं सोचा गया, लाइफ स्टॉक का नहीं सोचा गया जिसमें बड़ा पोटेंशियल था। तो एक सोच मेरा ख्याल है वो लेकर चलना चाह रहे हैं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर हाउस जहाँ आम आदमी जा नहीं सकता, देख नहीं सकता, एकड़ों में है, अब कोई भी आए तो मैं तो समझता हूँ कि बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर, दीगर लोग आते हो कहते हैं ये गरीब मुल्क कहाँ से है जिसका प्राइम मिनिस्टर हाउस ऐसा है कि हमारी तो पूरी काबीना के सारे घर भी मिला दें, पूरी पार्लियामेंट मिला दें तो इतनी जगह नहीं होगी जितनी सिर्फ पीएम हाउस के पास जगह है। और इतना अमला और इतना बड़ा घर, इतना आलीशान, जहाँ पर पता नहीं सैकड़ों गाड़ियाँ भी और भैंसें भी और पता नहीं क्या क्या था। तो इमरान खान की सोच तो ठीक है लेकिन वो यूनिवर्सिटी नहीं बना सके। उसका मतलब अल्लाह करे कि ये जो इमरान खान सोच रहे हैं इसी तरह हो जाए। बड़ा शुरू हुआ था कि जी गवर्नर हाउस जो है पहले यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, उसके बाद ये किया गया कि गवर्नर हाउस जो है गवर्नर जो है यहाँ पर नहीं रहेंगे, वो चंबा हाउस में रहेंगे। और गवर्नर साहब ने एक दिन चंबा हाउस का विजिट भी किया, चौधरी सरवर साहब ने,
और जिस दिन उन्होंने चंबा हाउस का विजिट किया उससे अगले दिन वो जो चंबा हाउस वाली फाइल थी वो उन्होंने बड़े आराम से गोल कर दी और कहा कि जी मैं तो इधर ही रहूँगा गवर्नर हाउस में। फिर ये था कि जी यहाँ पर विजिटर आया करेंगे, लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, वो भी सिलसिला ख़त्म हो गया और अल्टीमेटली गवर्नर हाउस उसी तरह से चल रहा है जिस तरह से पिछले कुछ 60 साल से चल रहा था। सर उसमें कमर्शियल एक्टिविटी होती है सर, उसमें वो जिस तरह है कोई तकरीबात के लिए वो दिया जाता है और उससे अच्छी खासी आमदनी होती है। और मेरा ख्याल है पब्लिक के लिए खोला जाता था, वो भी अब बंद हो गया हुआ है। जब से कोरोना के एसओपीज आए कोई 1.5 साल से वो भी बंद है और उसके अलावा अभी तक कोई एक्टिविटी वहाँ पर नहीं हुई। मेरे इल्म में तो कोई एक्टिविटी नहीं है पिछले 1.5-2 साल में वहाँ पर बड़ी एक्टिविटी जो कि काबिल जिक्र हो या उसका कोई कमर्शियल पर्पज इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से ये भी फैसला किया गया था कि बड़े बड़े कमिश्नर हाउसेज, बड़े बड़े डिप्टी कमिश्नर हाउसेज, GOR1 में जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स के घर हैं, सेक्रेटरीज के घर हैं, इन सब को भी कमर्शलाइज कर दिया जाएगा। और ये जो ज़मीन है ये अरबों डॉलर की ज़मीन है, इनको बेच के तो वो पैसा जो है वो कौमी मसरफ में लाया जाएगा। लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो थी उसने वो भी नहीं करने दिया। इससे पहले शहबाज शरीफ जब 2008 में आए थे उन्होंने ऐलान किया था जी 8 क्लब रोड जो बड़ा प्लेशल CM हाउस है इसको मैं औरतों की ख्वातीन की यूनिवर्सिटी बना दूँगा। अच्छा। लेकिन जब वो वज़ीर आला बने तो उसके बाद वो ख्वाबी ताबीर नहीं हो सका, वो भी आज तक नहीं बनी। उसके बाद इमरान खान साहब ने अनाउंस किया, ना प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो ख्वातीन की यूनिवर्सिटी बन सका, ना गवर्नर हाउस लाहौर बन सका। तो अब अल्लाह करे, मैं ये कहता हूँ कि ये इस तरह से हो जाए, क्योंकि मैंने माजी में देखा है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के अब तो एक्सपेंडिचर बड़े कम हो गए। माजी में तो ये होता था कि लाहौर में 5-5 घर जो थे वो CM ने 7-7 घर जो थे वो तो CM हाउस डिक्लेयर किए हुए थे। घरों उन CM हाउस के अलावा जो दूसरे घर थे, जो उसके प्राइवेट घर थे, शहबाज शरीफ ने 7 घर CM हाउस डिक्लेयर किए थे और वहाँ पर टॉयलेट पेपर से लेके खाने से लेके हर चीज़ सरकारी थी। जाती उम्रा जो था, जाती उम्रा की सिक्योरिटी पे 50 करोड़ रुपया महाना खर्च किया जाता था। 80 करोड़ रुपए में उसकी वहाँ पर उसकी सिक्योरिटी की वायर जो है वो लगाई गई और वहाँ पर जितना खाना था वो सारा 8 क्लब रोड से जाता था। मैं खुद देखता रहा हूँ, यहाँ तक कि नवाज शरीफ की वालदा को जो खातून दबाया करती थी, नेवा चननदीन उसका नाम था, वो खातून जो उसकी केयर टेकर थी, वो खातून जो है वो अपनी सैलरी 50,000 रुपया स्पोर्ट डिपार्टमेंट से लेती थी। इनके घर के जितने मुलाजमीन थे वो सारे सरकार से सैलियाँ देते थे, इनके ये अपने मुलाजमीन को भी सैलियाँ नहीं देते थे। घरों की रेनोवेशन सरकार के पल्ले से। ये तो बड़े मजे से मुगल बादशाह बने हुए थे, इनको तो पता ही नहीं था कि जेब से पैसा खर्च किस तरह से किया जाता है। क्रॉकरी तक जो है वो भी सरकारी यानी इस गरीब कौम से थी। तो ये इसलिए आज से तकरीब में जो बात कर रहे थे इमरान खान गुलाम नबी साहब, वो दुरुस्त लगती है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया था। हमारे यहाँ अब भी यह है कि सियासत में आने का मेन मकसद ये है टॉर टैका जिसको कहते हैं, पैसा दौलत बनानी है। तो ये उसकी एक अलामत बन गए हैं ये प्राइम मिनिस्टर हाउसेज, गवर्नर हाउसेज। ये इसीलिए तो फिर गवर्नर क्यों बना जाता है, प्राइम मिनिस्टर क्यों बना जाता है, किस घर में रहेंगे। मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा आकर यही इसीलिए रहती थी, यहाँ पर वो सुफरा से मुलाकातें कर रही हैं दीगर लोगों से। तो ये असल में मेरा ख्याल है उसको चेंज करना है। कमाई तो शायद ज़्यादा ना हो सके ये कमर्शियल एक्टिविटी से, इन सेमिनार से, सिर्फ ये है कि एक परसेप्शन शायद चेंज करना है कि ये याशी के लिए नहीं है कि आप प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं तो इतना बड़ा घर आपको सरकारी सारा कुछ मिल जाएगा और आप जो है जनाब एक अरबों रुपए का लाइफस्टाइल आप इंजॉय कर सकेंगे। यानी महीने में अगर जिस तरह प्राइम मिनिस्टर रहता है, कोई आम आदमी ने उतने नौकर, उतनी गाड़ियाँ, इतना घर लेना है तो उसको तो मेरा ख्याल है महाना को 50-60 करोड़ रुपया चाहिए। देखिए, सिंबॉलिकली अगर आप ये इस तरह के इक़दाम करते हैं तो बुनियादी मकसद ये है कि चाहते क्या हैं आप। क्या इसको सादगी का नाम देंगे, क्या आप इसको अखराजात में कमी का नाम देंगे, क्या जो सकाफ़ती सफारती तकरीबात और फैशन शोज़ या पुरानी गाड़ियाँ जो हैं उनकी नुमाइशें वो वहाँ पे करके उससे कोई पैसे कमाएंगे। सारी बातें एक तरफ रख के मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि मलक मिराज खालिद साहब जो थे वज़ीर-ए-आज़म मरहूम, उनकी लाइफस्टाइल को देखें, उनकी ज़िंदगी को देखें, वो भी किसी वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के रहे हैं। तो ये वज़ीर-ए-आज़म ने अगर कुछ करना है, चाहे वो इमरान खान हो या कोई और हो, वो किताब में लिख दें, कबीना से पास कर दें कि मलक मिराज खालिद के जो खर्चे थे उन खर्चों के मुताबिक हर वज़ीर-ए-आज़म रहेगा, उसी तरह के घर में रहेगा 2 कमरों के, और उसकी बीवी जो है वो आम लक्ष्मी चौक के साथ जो रेहड़ियाँ खड़ी होती हैं वहाँ से वो पालक सब्ज़ी पनीर वो उधर से ख़रीदेगी और दूध उनके घर में जो आएगा वो ग्वाला आम दे के जाएगा। तो भाई ये अगर करना है तो फिर ये लिख के जाएं कि हर वज़ीर-ए-आज़म को पाबंद करें कि वो मलक मिराज खालिद की तरह की ज़िंदगी जो है अपने ऊपर अडॉप्ट करे और वो
उसके ऊपर अमल दरामद करे। जो सूरत हाल यहाँ पे हो रही है, कभी भैंसें बिक गई 20 लाख रुपए की, कभी 40 लाख का कुछ बिक गया, ये सिंबॉलिकल, शायद ये उस वक्त बड़ा फैसिनेट कर रहा था जब नए नए वज़ीर-ए-आज़म आए, तो हम ये देख रहे थे कि शायद इससे वाक़ईतन कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कोई इससे किफ़ायत शुमारी नहीं हुई। इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। और आपने ये देखा कि वो गाड़ियाँ जो कोड़ियों के भाव हमने बेच दी थी, जब मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए तो उन तमाम गाड़ियों से डबल किराया दे के हमने उसके इस्तकबाल के लिए गाड़ियाँ ली। तो भाई ये इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखा जाए। बाहर से डिग्नेटरीज आते हैं और वो अपने साथ, अगर मोहम्मद बिन सलमान जैसे शहज़ादे हमारे मुल्क में आएँ, मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, तो उनके लिए आप उनके शान ही चीज़ें करेंगे ना, तो फिर कहाँ ठहराएंगे उनको। और बाकी खान साहब की बात अगर आप करते हैं तो खान साहब जितना प्राइम मिनिस्टर हाउस का रकबा है, खान साहब का बनी गाला का घर भी तकरीबन उतने रकबे में ही है, उतना ही बड़ा है। वहाँ भी आजकल ज़ाहिर है कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से खर्चा तो उधर से नहीं ले रहे, लेकिन ज़ाहिर है वो मेंटेन तो हो रहा है ना। तो ये चीज़ें कंपैरिजन करने की है, ये देखने की हैं, तो बेहतर होगा कि जिस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं। बहरहाल ये ज़रूर है कि चलें इस स्टेप को आगे बढ़ाना चाहिए और एक वाकई हकीकत में हमें सादगी नज़र आए। ब्रेक लेते हैं क्योंकि न्यूज़ अपडेट्स का वक्त है और उसके बाद बात करेंगे। एक और तलवार पाकिस्तान के ख़जाने पर लटक रही है, ब्रॉडशीट केस में जुर्माना है वो भरना पड़ेगा। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। ब्रॉडशीट केस पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन गया। अब यही लगता है कि पाकिस्तान में जब करप्शन से कोई जाता है, लोगों को पकड़ना चाहता है, ये भी उसकी एक क्लासिक एग्जांपल है कि जनाब वो पहुंच गए एवनफील्ड फ्लैट्स तक, जो आज फ्लैट्स जिनकी वजह से सजाएं भी हो रही हैं, नवाज शरीफ साहब बाहर गए हुए हैं, वो सारा केस अब भी चल रहा है। इसी तरह से ये कंपनी मुशर्रफ दौर में जनाब बनी, उसी वक्त बनती है, उसी वक्त इसको हायर कर लिया जाता है। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अजीब व गरीब होती हैं कि जनाब वो जब चाहे, नहीं ब्रॉडशीट कंपनी जब चाहे मुआहदे से निकल सकती है और यकतरफा तौर पर पाकिस्तान इसको निकाल नहीं सकता। किस्सा मुख्तसर ये कि ब्रॉडशीट कहती है जी हम तो एवनफील्ड फ्लैट्स तक पहुंच गए थे और वो सारा हमने पता करा लिया था, और उसके बाद अब जब सजा हुई है, ये सारी इन्वेस्टिगेशन जो हमने की थी, हमें हायर इसलिए किया गया था जो ऑफशोर एसेट्स हैं या मुल्क से बाहर जो पैसा लूट कर मुल्क के बाहर रखा हुआ है पुरानों ने, वहां तक पहुंचना है, हमने अपना काम कर दिया था। तो वहां बरतानिया की अदालत में ये कंपनी केस जीत गई कि जनाब ठीक है, इनको पैसे दिए जाएं, यकता तौर पर आप क्यों आपने मुआहदा खत्म कर दिया था। अब पाकिस्तान भुगत रहा है 2 करोड़ 20 लाख डॉलर जुर्माना पहले हुआ, अब जनाब मजीद 12 लाख डॉलर अब फिर देना है। तो बाबर डोगर साहब, इसका मतलब ये है कि फिर पाकिस्तान करप्शन के पीछे ना जाया करे। अभी नवाज शरीफ साहब हैं, वो जाली अकाउंट केस देख रहे हैं, हाँ उसमें जाली अकाउंट में अरब रुपए की रिकवरी हुई है, लेकिन नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान से इतनी ज़रूर हुई है कि वो नीलामियाँ शुरू हो गई हैं उनके एसेट्स की, वो ज़रूर यहाँ पाकिस्तान में हो रहा है। लेकिन ये भी डर लगता है कि वो पहले की तरह फिर आएँ और फिर जनाब दोबारा वापस ले लें हर चीज़। उसामा साहब, ये क्लासिकल केस है, क्लासिकल केस है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। यानी कि आप उससे एग्रीमेंट करते हैं कि वो नवाज शरीफ के एसेट्स जो है, जो करप्शन का पैसा जो बाहर गया है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे और वो जो पैसा रिकवर होगा उसमें से 20% ब्रॉडशीट को मिलेगा। अब मसला ये कि मुशर्रफ साहब तो डील कर लेते हैं नवाज शरीफ के साथ, नवाज शरीफ बाहर चले जाते हैं और इनको कह दिया जाता है कि आपके साथ मायदा कैंसिल। अब वो उसके बाद ब्रॉडशीट जो है वो खुद भी टूट जाती है और एक नई ब्रॉडशीट बन जाती है जिसको हेड करते हैं जेरी जेम्स कोलोराडो। वो जनाब क्लेम लेके पहुंच जाते हैं कि जनाब आपने मेरा पैसा देना है, ये हमने आइडेंटिफाई की थी करप्शन, हमें कुछ मिला नहीं है। उस पर जरदारी साहब की जो गवर्नमेंट है उनको $5 मिलियन दे देती है। $5 मिलियन जेरी जेम्स ले जाता है। उसके बाद एक और बंदा आ जाता है, कावे मौसवी। कावे मौसवी कहता है जनाब जिस कंपनी से आपने एग्रीमेंट किया था वो जेरी जेम्स की नहीं थी, वो तो आइल ऑफ मैन, उसका मालिक मैं हूँ, वो मेरी कंपनी थी, मुझे पैसे दें। ये उसको नहीं देते, वो कोर्ट में चला जाता है, कोर्ट में केस चलता है और अल्टीमेटली वो $100 मिलियन क्लेम करता है जी मुझे दिए जाएं। कोर्ट कहती कि जनाब आप पहले ये बताएं कि आपके पास कौन से ऐसे सबूत है जिससे आप कह रहे हैं कि जनाब 20% $100 मिलियन बनता है। वो कहता है जी पाकिस्तान की फला सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला था मोटरवे, लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे का, जो नवाज शरीफ ने बनाई थी, और उस केस में और उसके बाद पनामा केस की जो GIT उसकी रिकमेंडेशन ये है, ये दोनों मिला के इसका जो 20% बनता है वो बनता है $100 मिलियन।
तो वो मुझे दे दिए। इनके उसकी अपनी इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं है, वो सिंपली सुप्रीम कोर्ट का केस पकड़ के ले आता है और जीआईटी की रिकमेंडेशन ले आता है कि ये नवाज शरीफ के 280 मिलियन डॉलर बनते हैं, इसमें से जनाब 20 मिलियन जो है वो 20% मेरा 100 मिलियन डॉलर बनता है। इनके हमारी कोर्ट्स के केस, हमारी जीआईटी की जो एविडेंसेस हैं वो लंदन कोर्ट के सामने रख देता है। लंदन कोर्ट बहाल कहती है कि जी 100 मिलियन डॉलर तो बहुत ज़्यादा, इतना नहीं है, लेकिन चलो 28 मिलियन डॉलर तुम इसको दे दिया जाए। अब वो भी 28 मिलियन डॉलर ले गया। उसके बाद वो कहता है जी इस पे सूद और ये जो दूसरे खराजात हैं, ये जो केस करने के, इसके पैसे भी मुझे दिए जाएं। उस पर निगोशिएशन चल रही थी और अल्टीमेटली वो भी ले गया। नवाज शरीफ से आपको 1 रुपया रिकवर नहीं हुआ अभी तक, एक चवन्नी। मुझे गुलाम मुर्तज़ा साहब बता दें या कोई बता दे कि अभी तक क्या रिकवर किया है, कुछ भी नहीं रिकवर हुआ। 5 मिलियन डॉलर एक गया, 28 मिलियन डॉलर एक गया और ये कोई 13-14 लाख डॉलर एक चला गया। ये नहीं कि हमने कोई 10-15 अरब रुपया पे कर दिया हुआ है और मिला हमें जीरो, कुछ भी नहीं है अभी तक। तो सब सारी दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है, सारी दुनिया के सामने एक तमाशा बना हुआ है कि जनाब बड़े बड़े बुलंदोबांग दावे, करप्शन, ये वो, और नैब जो है वो धड़ाधड़ पेमेंट्स किए जा रहा है। 5 मिलियन डॉलर एक दे दी, उस वक्त भी बड़े बड़े वकील दिए, उनके खर्चे अलहदा थे। अभी भी इस केस में नैब के बंदे जो बाहर गए हैं, कितना खर्चा उन पे आया, वकील के, ये सारा कुछ तो एक अलहदा है। ये तो एक मिनट ठहर दें, ये तो कावे मूसवी ने कहा जी मेरा खर्चा आया 12 लाख डॉलर एक, 25,000 पाउंड एक, 28,000 पाउंड एक। जो नैब का खर्चा आया है वो तो किसी को पता ही नहीं है, तो उन्होंने कितने जो कॉन्सर्ट किए, जो वकील किए, ये सारा कुछ किया, वो कितना खर्चा है। अरबों रुपया लगा के मिला क्या पाकिस्तान को? मेरा सवाल तो ये। ठीक, अच्छा, चूंकि ब्रेकिंग न्यूज़ अभी कुछ ही देर पहले जिस तरह आपने बोली उसकी स्क्रीन पर देखिए, आसिम सलीम बाजवा ने इस्तीफ़ा दे दिया है बतौर चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी और अब खालिद मंसूर साहब को एजाज़ी लिहाज से तैनात किया गया, मामले खुसूसी वज़ीर आज़म के होंगे सीपैक अथॉरिटी के अफेयर्स के लिए। अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि आसिम सलीम बाजवा साहब एक अरसे से सीपैक से जुड़े हुए थे बतौर चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी और बड़ा इस पर काम हो रहा था। पाकिस्तान मुस्तक़बिल, पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और ये बहुत अहम है। और अब खालिद मंसूर साहब को आसिम सलीम बाजवा साहब की जगह लाया गया है। आसिम सलीम बाजवा साहब ने शुक्रिया अदा किया, बड़ा अच्छा मौका मिला इतने बड़े इदारे में काम करने का। उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया खालिद मंसूर के लिए। तो वो चेयरमैन नहीं है लेकिन एजाज़ी तौर पर वो मामले खुसूसी के लिहाज से काम करेंगे। तो अच्छा, अब गुलाम रज़ा साहब इस पर भी आते हैं, लेकिन चूँकि ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी ख़बर है, खालिद मंसूर साहब को खुशामदीद भी कहा जा रहा है हर तरफ से, तो इनका भी देख रहे थे, बाबर डोगर साहब बता रहे थे कि इनकी एक्सपर्टीज़ ज़्यादा हम देखते हैं तो तवानाई के शोबे में है। तो ये अभी सीपैक जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, आसिम सलीम बाजवा साहब समझते हैं कि ये एक अच्छा वक्त था, हाई नोट पे शायद वो छोड़कर जाना चाहते थे। जी, जो जिस तरह से सीपैक की आप बात कर रहे हैं, अभी जॉइंट मिनिस्ट्रियल कमेटी जो है वो होनी है सीपैक की, और ख़बर इसमें ये है कि तकरीबन गुज़िश्ता 6 महीनों से पाकिस्तान हर हफ्ते चाइना के साथ रब्ता करता है और उनसे दरख्वास्त करता है कि आप जो जॉइंट मिनिस्ट्रियल कमेटी है उसकी मीटिंग कॉल कर लें, तो चाइना की तरफ से कोई मुस्बत जवाब नहीं आ रहा। सीपैक के हवाले से जो सूरत हाल थी वो कुछ इस तरह से डेवलप हो रही थी कि बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद सीपैक के ऊपर काम की रफ्तार जो है वो तेज़ नहीं हो रही थी। तो वज़ीर आज़म साहब ने ये फ़ैसला जो है वो लिया है और अब क्योंकि सबसे पहले तो मैटर जो है वो तय करना है, हमारे यहाँ जो RLNG के प्रोजेक्ट्स सीपैक के मंसूबों के तहत लगे हैं, तो जो एक्सपर्ट होगा तवानाई का वो इन मुआहदों को समझ सकता है, इन मुआहदों को इम्प्लीमेंट कर सकता है, या अगर वो RLNG के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आगे BOT बेसिस पे आगे किसी को देने हैं तो वो उनको पाकिस्तान की हुकूमत से लेके प्राइवेट सेक्टर को दिए जा सकते हैं। तो खालिद मंसूर साहब अब ये काम भी साथ करेंगे। जो यहाँ हम बात डिस्कस कर रहे थे ब्रॉडशीट और ये इन तमाम चीज़ों में सबसे अहम चीज़ कोई भी है वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है बिटवीन द टू पार्टीज़। अभी सीपैक के अंदर भी बहुत सारे जो हमारे मुआहदे हैं, जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, उनमें भी शराइत के हवाले से और दीगर चीज़ों के हवाले से लाइबर काइबर बहुत सारी चीज़ें वो जो है उसके ऊपर बातचीत हो रही है, होती रहती है, या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर आता है तो इन चीज़ों के ऊपर आता है। यहाँ पे जो ब्रॉडशीट वाला केस है उसमें भी जो सूरत हाल डेवलप हुई थी
कि जब मुआहदा किया गया तो मुआहदा बुनियादी तौर पे अगर आप इंग्लिश लॉ पढ़ें या यूरोपियन लॉ पढ़ें, उसमें अगर करप्शन के हवाले से किसी ने तहकीकात करनी होती है तो लॉयर को या उस कंपनी को, जो वो जासूस कंपनी होगी या जिस तरह से भी वो इन्वेस्टिगेशन कंपनी होगी, उसको ये कहा जाता है कि अगर हम $1 करोड़ आप हमें उसकी सबूत देंगे तो हम आपको उसका 2% 3% जो है उसका देंगे जब वो एट द टाइम ऑफ रिकवरी। वो ये नहीं है कि उन्होंने कच्चे पक्के सबूत दिए और उसके बाद वहाँ से बात जो है वो दूसरी तरफ चलेगी। एक तो इसमें जो हमारा मुआहदा था ब्रॉडशीट के साथ वो क्वेश्चनेबल है कि इन लोगों ने किया था और क्यों ऐसा किया गया कि दरमियान में ही उन्होंने पैसे जो है वो मांगने शुरू कर दिए। दूसरी बात कि जब तक फाइनलिटी नहीं हो जाती किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, उस वक्त तक कैसे उनको पैसे जो हैं वो दिए जा सकते हैं। यही नैब का भी मौक़िफ़ था जो उन्होंने वहाँ पे क्या इन केसेस की फाइनलिटी नहीं हुई, अगर फाइनलिटी हो जाती है और जुर्माना उनको हो जाता है और उनसे वसूली हो जाती है तो ब्रॉडशीट जो है उनको पैसे भी दिए जा सकते हैं। सेकंड इसमें था कि NRO आ गया। अब NRO जो है वो मुशर्रफ साहब लेके आए थे, तो असल जो वहाँ पे गड़बड़ शुरू हुई वो जब वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त के जो डिपोज थे नवाज शरीफ, वो बाहर चले गए और NRO के तहत तमाम चीज़ें जो हैं वो बंद एक जगह पर रख दी गई, तमाम फाइलें ख़त्म हो गई। जी। तो अब ये था कि उनको उन मुआहिदों को भी उसी वक्त जो है उनको हल करना चाहिए था, लेकिन वो उस वक्त से लेके अब तक उसी तरह डॉर्मेंट पड़े हुए हैं, जिसका खमियाजा, जिसका नुकसान आज भी हम भुगत रहे हैं। लेकिन गुलाम मुर्तज़ा साहब, इसमें देखें वो लोग भी तो देखें जिन्होंने एक जाली कंपनी को $5 मिलियन पे कर दिए। क्योंकि जेरी जेम्स जो है, जेम्स जेरी जो है जो कोलोराडो से था, उसको पे पार्टी के दौर में $5 लाख उसको किस चक्कर में दे दिए गए, $50 लाख उसको किस चक्कर में दे दिए गए? क्या किसी ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की? अच्छा सर, अगर अवसरबाज मैं एक अर्ज करूं, ये बहरहाल ये अल्लाह करे कि आइंदा पाकिस्तान के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि इमरान खान भी कहते हैं कि यही चाहते हैं कि दोबारा एक NRO हो जाए और फिर ये सारे मामला इस तरह से ख़त्म हो जाए। अभी ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। एक और बड़ा स्कैंडल गाड़ियों के हवाले से मुल्क में सामने आया है, ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। मामला यह है, MG ब्रांड एक बहुत बड़ा ब्रांड पाकिस्तान में आया, गाड़ियां लेकर आया और अब शिकायत यह है लोगों को कि 40-40 लाख रुपए की हमने बुकिंग करवा ली और अभी तक गाड़ी नहीं दी जा रही। जबकि दूसरी तरफ यह है कि जी ऑन अगर पे किया जाए, यानी जो उसकी ओरिजिनल कीमत है गाड़ी की, उसके ऊपर पैसे दिए जाएँ, कहीं 6 लाख 8 लाख 10 लाख तो गाड़ी मिल जाएगी। वरना जब आपसे वादा किया गया है उस वक्त आ ही नहीं रही, जून जुलाई अब अगस्त आ गया, इस पर लोग परेशान हैं। इसी वाले से हम बात करेंगे। कासिम अहमद साहब सीनियर एडवोकेट हैं, हमारे साथ हैं। कासिम साहब, ये क्यों होता है पाकिस्तान में कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि गाड़ियों की कीमतें बढ़ रही हैं, लोग गाड़ियां बुक करवा रहे हैं और जो मुआहदा है उसको तोड़ दिया जाता है, यानी उस वक्त गाड़ी नहीं मिलती और लोग परेशान होते रहते हैं, लेकिन कोई कुछ कर ही नहीं सकता। यानी ऑन सबको पता है कि गैर कानूनी है, लेकिन ऑन पर आज भी जाएँ, आप जाकर शोरूम पर गाड़ी खड़ी है, ऑन पे करें तो आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जी थैंक यू सो मच। मैं एक्चुअली थोड़ा सा स्टार्ट करना शुरू करूँगा इस जो वाक़या इसके बैकग्राउंड से, कि हम सिर्फ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो जनवरी की जो गाड़ियाँ बुक हुई थी, उनमें आई वाज वन ऑफ देम जिसने वो गाड़ी बुक की और मेरे साथ तकरीबन 70 to 80 और कस्टमर्स थे जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे। अब हम सब लोगों ने 20-20 लाख रुपए की हमने पेमेंट्स की, डिपॉजिट की, और अगर हम सब की टोटल 100 बंदों की अगर मिलाई जाए तो ये 200 करोड़ रुपए की डिपॉजिट मनी बनती है। और सिर्फ इस्लामाबाद से अगर जनवरी में देखा जाए तो तकरीबन 1000 गाड़ी बुक हुई सिर्फ जनवरी में, उसको देखा जाए तो 200 करोड़ टोटल अमाउंट बनती है जो कि इन लोगों ने डिपॉजिट मनी में लिया। देन पहले मुझे जून की इन्होंने दी डिलीवरी डेट एंड देन वो एक्सटेंड हो गया, जुलाई हुई, जुलाई से अब वो अगस्त हो गए। अब वो कहते हैं कि हम 15 अगस्त को आपको बताएंगे कि सितंबर या अक्टूबर में आपको गाड़ियाँ मिलेंगी। बेसिकली ये फ्रॉड का केस है जिसमें ये लोग अपना हमारे पैसों को इस्तेमाल करते हुए गाड़ियाँ ये शोरूम्स को सेल आउट कर रहे हैं। MG मोटर्स खुद ये काम कर रही है पर्सनली, इनके इंटरनल डिपार्टमेंट से हमारे पास एक अपने सोर्सेज से हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है। और इससे रिलेटेड सबसे पहली एप्लीकेशन मैंने फ्राइडे को दी कोसार थाना इस्लामाबाद में, जिसमें मैं ये क्लेम करता हूँ कि ये अब मैं थोड़ा सा आपको एनलाइटन कर देता हूँ लॉ से रिलेटेड, जिसमें 406 ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बनता है।
देन 420 आपने सुना होगा, काफी मशहूर ये है, ये चीटिंग और डिसऑनेस्टी बनती है कि आप मेरे पैसों को इस्तेमाल करते हुए आगे इस तरह से कैसे ये हो सकता है। मुझे कोई कंपनसेशन नहीं दी गई, जून से एक्सटेंड करके मुझे सितंबर अक्टूबर में फेंक दिया गया। तो मेरा जो 20 लाख रुपए डिपॉजिट हुआ है, आखिर उसकी कोई हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे हम जा सकते हैं। एनीवे जी, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में जब SHO साहब के पास गया, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। मेरा अपना सेक्शन 154 CRPC आपको ये कहता है कि जब हम एप्लीकेशन देते हैं वो रजिस्टर में दायर होती है। मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ कोई बंदे भी जाए, मेरी एप्लीकेशन रजिस्टर में दायरी नहीं हुई, उसके पीछे किन लोगों का हाथ है, और उसके बाद तकरीबन 10 मजीद 80, 90, 100 में से 10 लोगों ने एप्लीकेशंस दी, और बाकी 90 ने डर के इस वजह से नहीं दिए कि SHO साहब हमें किसी और जगह भी न टांग दे जो यहाँ पे कन्वेंशनली तरीकाकार देखा जाता है। और उनको हमने काफी कहा जी आपका राइट, आप इसको एक्सरसाइज करें, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया गया। एंड देन उसके बाद मुझे आज कॉल आती है, नसरुल्ला एक ASI है उनकी, मुझे कहती हैं जी आप वकील हैं तो आप 22A लगाएं मजिस्ट्रेट साहब से, अब वो आप जो उनसे FIR कटवा लें। अब मैं अपना 20 लाख रुपया दे चुका हूँ, मुझे परेशान हूँ कि मेरे पैसे कहाँ पे जाएंगे। मेरे साथ 200 करोड़ लोगों ने दिया भाई, डॉक्यूमेंटेड चीजें सारी, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा। हम सब अब कहाँ पे जाएंगे? ये तो आप लोगों का शुक्रिया है, मीडिया हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एटलीस्ट हमारी बात सुन रहा है, और थोड़ा बहुत अब यहाँ से शायद हमें कुछ अवेयरनेस लोगों को मिले। तो ये करंट सिचुएशन है जी इस टाइम। कासिम साहब बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन देखिए, जिस तरह से ये स्टोरी करने का मकसद ये है कि लोगों का एक मसला है, तो गुलाम मुर्तज़ा साहब ये तो वकील हैं खुद, और ये फिर भी जा रहे हैं, परसू कर रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी उसने 20 लाख रुपया भी दे दिया, अब वो कहेगा जी मैं अदालतों के भी धक्के खाऊं, थाने भी जाऊं, कौन करे? तो इसलिए तो एक्सप्लॉयटेशन हो रही होती है, और ये हमारे यहाँ एक मसला है, और उसकी वजह से फिर आप देखें कि इस्तेहसाल है एक तरह से लोगों का, और कंपनीज कहती हैं कि लोग पे कर रहे हैं ना जी, लोगों को क्या है कि वो बुकिंग करा के और उसके बाद दीगर ऑन पे बिक रही है, तो वो तो एक पैसा जिस तरह से कमा रहे हैं। तो एक तो गवर्नमेंट ने कीमतें कम की गाड़ियों की, लेकिन इस तरह से जो हर जगह एक माफिया बन जाता है, वो आप जो मर्जी गवर्नमेंट कर ले, वो अपनी कमाई बढ़ाता चला जाता है। बिल्कुल ये इसी तरह से ही है जिस तरह आपने फरमाया है। मेरे पास ये तकरीबन कोई 15-20 दरख्वास्तें हैं लोगों की, जो उन्होंने थानों में दी हैं, मुख्तलिफ और जगहों पे दी हैं, और ये तमाम जो दरख्वास्तें हैं ये MG के ख़िलाफ़ ही हैं, उनकी मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ हैं। दादरसी के लिए लोग इधर उधर फिर रहे हैं, और उनको टाइम दिया जा रहा है कुछ, और गाड़ी जो है उनको नहीं मिल रही। चले, एक मजबूरी हो सकती है कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट वो लगा रहे हैं, तो वो सिग्नेचर कारें थी जो दे दी हैं, बाकी बाद में दे दी जाएंगी। लेकिन बात ये है कि इनके शोरूम आप देखें, आपको F7 चले जाएं, आप अपारा चले जाएं, F10 चले जाएं। F10 में ख़ुद मैंने शोरूम देखा है, आपके पास उसकी पिक्चर भी होगी, शायद वीडियो भी हो। वहाँ पे 20 गाड़ियाँ लाइन में खड़ी हैं MG, वहाँ पैसे दें 65 लाख रुपया, उसी वक्त आप उठा के गाड़ी ले जाएं। इन लोगों ने जो बुकिंग की हुई है, इनके लिए गाड़ी नहीं है। तो ये एक अगर आप देखें तो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी इस हवाले से, मुसाफिती कमीशन को चीज़ों को देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। और क्योंकि मिडल मैन का किरदार दरमियान में काफ़ी वाज़े तौर पे आया है। और एक और बात मैं आपको अर्ज़ करूं कि इनके ओनर हैं जावेद अफरीदी साहब, CEO MG के। तो मैंने आज सुबह उनसे रब्ता किया, उनको तमाम डॉक्यूमेंट्स भी भेजे हैं, दरख्वास्तें भी भेजी हैं, और एक वॉइस नोट भी भेजा, कॉल भी की उनको कि आप अगर अपना मौक़िफ़ देना चाहें बिल्कुल अच्छा तो हमारे दरवाजे बोल के खुले हैं, आप बात करें, और जो आप कहेंगे हम आपका मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे। अभी भी ये मौका जो है उनके पास मौजूद है, जब भी वो अपना मौक़िफ़ देना चाहिए। हमारा यहाँ जो प्रोग्राम है बुनियादी तौर पे लोगों की मुश्किलात और लोगों की जो परेशानियाँ हैं, और क्योंकि एहतजाज हो रहा है इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में, आज प्रेस क्लब के बाहर भी एहतजाज हुआ, कल अपारा में एहतजाज हुआ, मुख्तलिफ जगहों पे लोग 100-100, 200 लोग इकट्ठे होते हैं, और ये मैस बनने वाली है आने वाले दिनों में। तो हम ये अवेयरनेस के लिए लोगों के सामने ये स्टोरी रखी है कि अगर अभी MG जो है वो चाहता है कि वो इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दे, तो ज़रूर हमारा वक्त, हमारा शो हाज़िर है। लेकिन ये इस तरह की सूरत हाल में गवर्नमेंट को भी ये ख्याल करना चाहिए कि वो इसको एश्योर करे कि जिस शख्स ने जिस वक्त के लिए उसने गाड़ी बुक कराई है, उस वक्त में उसको वो गाड़ी मिल जाए। और अभी एक और लतीफ़ा की बात ही है ये बड़ी, कि 6th जनरेशन सिटी लॉन्च हुई है। ये एक गाड़ी की बात नहीं है। कल हमने चेक किया वहाँ पे जाके, जब ये शो की
सिलसिले में हम रिसर्च वर्क कर रहे थे। जी। तो हमने पूछा कि जी ये बुक करवानी है तो कब मिलेगी, 32 लाख उसकी कीमत है। उन्होंने कहा जी कि ये आपको नेक्स्ट ईयर अप्रैल में गाड़ी मिलेगी। तो ये है पाकिस्तान, और ये है यहाँ पे कार डीलर्स और कार के मैन्युफैक्चरर्स, और ये हमारे लॉज हैं। अब इसमें कौन पार्टी, पाकिस्तान इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो कहाँ है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कहाँ है, इनके वज़रा किधर हैं, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री किधर है, सब चीज़ें सामने हैं और ये केस भी आपके सामने है। बिल्कुल सही। अच्छा, मेरे पास सिर्फ चंद सेकंड है बाबू डोगर साहब। ये एक हमारे मुल्क में हर जगह हर कोई जो है ना वो एक भेड़िया बन जाता है, और वो जनाब जहाँ जहाँ जिसका दाव लगता है, चाहे वो चीनी के लेवल पर, आटे में हो, चाहे गाड़ियों में हो, मोटरसाइकिलों पे हो, वो उसने कोई ना कोई ड्रामा बना लेना है। 1 साल बाद गाड़ी के, और वो पैसा जो आप जमा कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, अरबों रुपया, उसका आप क्या कर रहे हैं? मतलब ये इससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है कि लोगों से बुकिंग के नाम पे पैसे लिए, उससे गाड़ी मंगवाई, जब गाड़ी यहाँ पर आ गई तो 16 लाख रुपए ऑन पे आगे गाड़ी भेज दी, और जो बेचारे की जिसकी बुकिंग है उसको आप डेटे दे जा रहे हैं और गाड़ी दे ही नहीं रहे। मगर ये तो एक सरासर सीधा वाज़ेह तौर पर फ्रॉड है। ऑन क्या है, मैं तो आज तक यही नहीं समझ सका, और गवर्नमेंट जो है वो चुप करके बैठी हुई है। एक गाड़ी जो है उसकी ओरिजिनल प्राइस कुछ है, उस पर जनाब जितने 30 लाख की गाड़ी है, 15 लाख रुपये उस पर ऑन है, या 10 लाख रुपए उस पर ऑन है, और लोगों को लूटा जा रहा है। और सेकेंडली बात ये है, कंज्यूमर राइट कहाँ पर है? आप बात कंज्यूमर राइट की बात करते हैं कि एक बंदे ने गाड़ी बुक कराई, उसको गाड़ी मिलनी चाहिए। अब वो गाड़ी आ गई तो उसको नजर आ रहा है कि इसके ऊपर 16 लाख रुपया मजीद मिल रहा है, वो क्यों देगा उस बंदे को गाड़ी? वो उसको टरखाता रहेगा जब तक टरखा सकता है। तो ये चीज़ तो अब उनको ऑफर, डॉक्टर साहब उनको ऑफर ये दी जा रही है, उनको ऑफर ये दी जा रही है कि आज आप ऑन पे गाड़ी ले लें, कल जब आपकी गाड़ी आएगी तो आपकी भी उसी रेट में बिक जाएगी। तो आपको उस वक्त आज आपने अगर लेनी है, और वैसे लोगों को चाहिए कि वो सब लोग बुकिंग की तरफ जाएं। ये ऑन का जो बिजनेस है, खुद भी लोगों ने तो भी तो बनाया हुआ है। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।